नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो अब जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, उससे चीज़ें साफ़ होती जा रही हैं। अब जो दिखाई दे रहा है उसको देख कर के क्या कह सकते हैं कि मोदी जी का मैजिक अब खत्म हो गया? ये वही भारतीय जनता पार्टी है, 2014 के बाद जिस पार्टी के अंदर कोई भी नेता सिर उठाने की हिमाकत नहीं करता था। मोदी जी के सामने उन्होंने कोई भी फैसला अगर ले लिया तो उस पे कोई भी इफ एंड बट नहीं होता था। उस पे कोई सवाल नहीं होता था। लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो बहुत चौंकाने वाली है। तो पहले के वीडियो में हम लोग कुछ आशंकित थे जिस पे हम लोगों ने बात भी की थी और कहा था कि एक अजीब तरह की खामोशी है जनता के बीच में और मतदाताओं के बीच में। कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है चुनाव को लेकर के। लेकिन चुनाव जैसे-जैसे अपनी गति पकड़ रहा है, जनता भी वोकल हो रही है और नेता भी वोकल हो रहे हैं। नेताओं ने भी बोलना शुरू कर दिया है। और अभी एक ताज़ा उदाहरण बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे साहब का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें उनका टिकट काट दिया गया। अश्विनी चौबे जी के बारे में कहा जाता है कि वो भाजपा के वो नेता हैं जो कभी कोई चुनाव नहीं हारे, मतलब बड़ा चुनाव नहीं हारे, कहीं प्रधानी-वधानी का कोई चुनाव हारे हो तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा चुनाव वो आज तक नहीं हारे। 5 बार के एमएलए हैं, 2 बार बक्सर से सांसद रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि वो बक्सर भागलपुर से बक्सर आए थे चुनाव लड़ने और बाहरी थे और उस समय उन्होंने चुनाव जीता और 2 बार चुनाव जीतने के बाद भीतरी हो गए। अब बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को वहाँ लाया गया। मिथिलेश तिवारी भी बाहर से ही आए हैं। अब यहाँ समझने वाली चीज़ एक ये है कि अ, बक्सर की जनता के ऊपर कुछ असर पड़ता, अगर बक्सर के स्थानीय कार्यकर्ता को भाजपा टिकट देती, तो शायद ये बाहरी वाला मुद्दा चल जाता कि एक बाहरी व्यक्ति थे अश्विनी चौबे जी और उनको हटा करके वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दे दिया। लेकिन अश्विनी चौबे ने जैसे अपनी पैठ बनाई बक्सर के अंदर और उनकी एक अच्छी खासी छवि बनी और इमेज बनी और बाबा बड़े प्रचलित हुए बाबा के नाम से अश्विनी चौबे साहब, तो उनको रिप्लेस करके और आप बाहर से ही एक प्रत्याशी ले आते हैं। तो शुरुआत में तो अश्विनी चौबे जी खामोश रहे, लेकिन धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की उन्होंने नब्ज टटोली और फिर कार्यकर्ताओं की एक बैठक में उन्होंने पूरा परिदृश्य साफ कर दिया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने बहुत सहज तरीके से शुरुआत की, लेकिन कार्यकर्ताओं के हाव-भाव, मनस्थिति को समझते-समझते उनके अंदर इतना जोश आ गया कि उन्होंने वहाँ जो कुछ बोला, एक बार इस वीडियो में समझिए और जो बोला गया, उसमें आने वाले कल की आहट सुनने का प्रयास कीजिए। सुनिए, क्या बोलते हैं श्री चौबे? मार ही रहूंगा। तो देखा आपने, साफ संकेत हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा, बक्सर में ही रहूँगा, अभी नामांकन होना बाकी है। अब आप सोचिए सीधी-सीधी चुनौती मोदी जी को है, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी मानी जाती थी। बहुत सारे नेताओं को बुला करके उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। किसी ने कहा कि नहीं मुझे सर्दी जुकाम बुखार है और मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। किसी ने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से चुनाव नहीं लड़ सकता और किसी ने कहा हमारे पास पैसे ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। एक ऐसी पार्टी जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे के खेल में सबसे ज़्यादा धंधा किया हो, उस पार्टी की एक बड़ी मंत्री जिनके ऊपर पूरा खजाने का प्रभार है, जिनके हाथ में खजाने का पूरा, वो कहती है कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं हैं और इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ सकते। तो प्रयास तो किया गया मैनेज करने का, लेकिन विरोध के स्वर अब आना चालू हो गए। तो ये अश्विनी चौबे जी की बात है, अभी हो सकता है कुछ और सांसद भी मुखर हों और लोग जिनके टिकट कटे वो भी मुखर हों। लेकिन यहाँ एक सबसे ज़्यादा दिलचस्प पहलू ये है कि जनता ने जिस तरह से विरोध करना चालू कर दिया है। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो आया था किसी बड़े क्षत्रिय नेता का, उसमें उनकी पगड़ी उछाल दी गई थी और उसको लेकर के पूरे देश के अंदर एक माहौल बन गया है और क्षत्रियों के अंदर एक विशेष रूप से आक्रोश है और ये आक्रोश उत्तर प्रदेश तक आ गया है। उत्तर प्रदेश में जगह-जगह राजपूत समुदाय के लोग अपने सम्मेलन कर रहे हैं, अपनी बैठकें कर रहे हैं और वहाँ वो ऐलान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता के रूप में उनको हम स्वीकार कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी एक बड़ा चेहरा है, क्षत्रिय नेता है, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा में रहते हुए उनका हम सम्मान नहीं करेंगे।
करेंगे। भाजपा में अगर वो हैं तो उनको नेता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इस सभा में सुनिए लोग क्या बोल रहे हैं। इस बार एक निर्णय लेंगे, आपने भगवान रघुकुल की कसम खाई। इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। माता कुलदेवी, शाकंभरी देवी, माता कुलदेवी धनी माता, भगवान श्री राम आपको सौगंध है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरावे, सभी सीटों में उन्हें वोट दो। तो इस तरह की तमाम सारी सभाएं हो रही हैं जगह जगह, और उत्तर प्रदेश में एक विशेष तरह का आक्रोश क्षत्रियों में दिखाई दे रहा है। उसकी बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि वहाँ जिस तरह से जनरल वीके सिंह जी को साइडलाइन किया गया, वहाँ अभय सिंह के परिवार को साइड किया गया, वहाँ ब्रजेश सिंह के परिवार को साइड किया गया। ये भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं। योगी जी सबसे बड़ी नेता है, इसमें कोई शक नहीं है वहाँ क्षत्रियों के लिए। लेकिन योगी जी भी चूंकि बहुत मुखर नहीं है, बहुत शांत से दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कुछ न कुछ तो अदावत है दोनों के बीच में। तो यूपी में बहुत मुश्किल होने वाली है ये डगर बीजेपी के लिए, क्योंकि वहाँ वो कहते हैं कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, जबकि हकीकत ये बीजेपी लड़ी 75 सीटों पर रही है। और 75 सीटों पे मैं आपको बता दूं कि इस बार कुछ सीटें ऐसी हैं जो उनका हारना लगभग तय है। लगभग तय नहीं है, तय ही है। जैसे आजमगढ़ की एक सीट है। आजमगढ़ पिछली बार दिनेश लाल यादव निरहुआ वहाँ चुनाव जीत गए थे, जबकि वो समाजवादियों का गढ़ रहा है, और नेताजी को वहाँ लोग बहुत अपने परिवार की तरह मानते थे, उनकी बड़ी इज्जत करते थे, और उनके उत्तराधिकारी के रूप में अखिलेश यादव जी को वहाँ लोगों ने सांसद चुना। लेकिन जब धर्मेंद्र यादव वहाँ चुनाव लड़ने गए तो पिछली बार वो बहुत छोटे मार्जिन 10,000 के आसपास के मार्जिन से वो चुनाव हार गए। उसका रीज़न ये है कि उनके पास वक्त भी कम मिला, और सबसे बड़ा फैक्टर था कि बीएसपी से गुड्डू जमाली चुनाव लड़ गए थे। और गुड्डू जमाली चूंकि वहाँ लोकल स्तर पे बड़े नेता हैं और उनका बड़ा प्रभाव है, उनको लोग नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। और बीएसपी के टिकट पे जो भी चुनाव लड़े थे गुड्डू जमाली, तो जो एक मुस्लिम समुदाय का वोट था वो कट के बीएसपी को चला गया था, और धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। धर्मेंद्र यादव भी चुनाव लड़ने के और राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वो एक बार मैनपुरी से सांसद रहे हैं और 2 बार बदायूं से सांसद रहे हैं, तो उनको अच्छा खासा अनुभव है। और कहा यह जाता है कि उनके अंदर नेताजी का एक अश्क लोग देखते हैं कि जिस तरह से नेताजी लोगों से कनेक्ट करते थे, धर्मेंद्र यादव के अंदर भी वो कला है कि वो लोगों को प्रभावित करने में और लोगों को जोड़ने में बड़े माहिर माने जाते हैं। और शिवपाल सिंह यादव जी, धर्मेंद्र यादव, 2 ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी में जिनको कहा जाता है पब्लिक कनेक्ट जिनका सबसे ज़्यादा रहता है। तो एक तो ये कि पिछली बार जो बीजेपी सीट जीती थी आजमगढ़, वो इस बार सीट हारेगी निश्चित रूप से, क्योंकि गुड्डू जमाली का आ जाना और धर्मेंद्र यादव का पहले से वहाँ डेरा डाल लेना। और दूसरा ये है कि कुछ यादवों ने भी नाराजगी में वोट किया था बीजेपी को। पिछले इलेक्शन में आप देखो तो जगह जगह यादवों का एक बड़ा तबका था जो किन्हीं कारणों से अखिलेश यादव से नाराज होकर के या समाजवादी पार्टी से नाराज होकर या अपनी अंदरूनी जो कलह थी उसको लेकर के यादवों ने भी बीजेपी को वोट किया। वो इस बार होने वाला नहीं है। तो आजमगढ़ निश्चित रूप से बीजेपी चुनाव हारेगी। दूसरी फिरोजाबाद की एक सीट है। फिरोजाबाद में भी वही फैक्टर है कि वहाँ भी यादव नाराज हुआ, और नाराज होने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी को हराने का फैसला लिया। और जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वो काफ़ी प्रभावी थी कि वहाँ अक्षय यादव चुनाव हार गए। लेकिन इस बार इन्हें बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज किया है। वहाँ सब लोगों को एक साथ लेकर के संगठन के स्तर पे अच्छा काम किया है उन्होंने, संगठन में सबको इकट्ठा किया है। तो 2 सीटें तो आप ये मान लीजिए कि आजमगढ़ और फिरोजाबाद सीट बीजेपी के हाथ से जाने वाली है। और तीसरी हाथ से जाने वाली सीट है वो है बदायूं, क्योंकि बदायूं में शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और फिर कहें कि नेताजी के बाद जो संगठन पे पकड़ है या संगठन में जो चाहने वालों की तादाद है, अखिलेश यादव जी को उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन ऐसा नहीं है, शिवपाल सिंह यादव जी ये अपनी पकड़ है लोगों के अंदर। दूसरा, उनका भी अपना एक तरीका है चुनाव लड़ने का। और शिवपाल सिंह यादव को राजनीति बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि नेताजी जिस समय व्यस्त रहते थे पूरे
उत्तर प्रदेश में और बाहर की राजनीति में जब वो केंद्र में आ गए तो उत्तर प्रदेश में सारा संगठन और लोगों से मिलना-जुलना ये शिवपाल सिंह जी करते रहे। तो बदायूं की सीट भी इस बार बीजेपी हारने की स्थिति में है। तीसरा फैक्टर यही है कि जो जो क्षत्रिय समुदाय में जो नाराज़गी है, वो अब खुल के सामने आने लगी है। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि जो युवाओं की नाराज़गी है, तमाम जो बेरोज़गार लोग हैं और जिनके पेपर लीक हुए हैं, वो एक बड़े तबके के लोग हैं। लगभग बताते हैं कि 45 लाख परिवार ऐसे हैं जिन बच्चों ने वहाँ पेपर दिया और उनके पेपर लीक हो गए, उनको निराशा हुई और काफ़ी उन्होंने इको पार्क में प्रदर्शन किए, धरने किए और उसके बाद उनके साथ पुलिस ने जो बर्ताव किया उसको वो लोग भूलेंगे नहीं। ऐसा लोगों का कहना है कि युवाओं का भी एक आक्रोश है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है जो हार्डकोर बीजेपी के हों, लेकिन जो एक न्यूट्रल परिवार होता है उन बच्चों का, वो निश्चित रूप से आहत है और वो वोट नहीं करेगा। तो अब 370 एक रहस्यमय फिगर बन गया है बीजेपी के लिए और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 370 तो छोड़ दीजिए, 70 हटा दीजिए, 300 रह जाता है, 300 में भी 100 हटा दीजिए, 200 रह जाता है और ये 200 के आसपास ही झूल रहे हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मेरा आकलन था, तो अभी तक मुझे भी ये लगता था कि बीजेपी के पास कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ वो सीटें बढ़ा पाएँ, क्योंकि 303 सीटें उनके पास हैं और 370 तक जाने में उन्हें 70 सीटें कम से कम बढ़ानी होंगी, 67 सीटें बढ़ानी होंगी। तो अब समस्या ये पैदा होती है कि मैं बार-बार बोलता आया हूँ कि कुछ एक प्रदेश ऐसे हैं जहाँ से उनको बहुत तगड़े झटके लगने वाले हैं, वो है कर्नाटक। कर्नाटक में 28 में 26 सीट उनके पास हैं, लेकिन इस बार तो आकलन ये है कि वो डबल डिजिट तक पहुँच जाएँ तो 15-16 सीटों की उनको इस बार चपेट लगने वाली है। हरियाणा की भी वीडियो देख लीजिए एक बारी, हरियाणा में क्या हो रहा है। हरियाणा में लोग नेताओं को घरों में घुसने नहीं दे रहे। उन्होंने कहा इन्होंने हमको दिल्ली में नहीं आने दिया, हम इनको अपने गाँव में नहीं आने देंगे। हरियाणा और पंजाब की स्थिति बड़ी बेढब हो रही है बीजेपी के लिए। तो अब समस्या ये है कि पंजाब में वैसे ही उनके पास कुछ नहीं था करने के लिए, तो वहाँ उन्होंने 2 काम कर लिए। एक तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। तो लोगों में आक्रोश है कि इतनी अच्छी सरकार एक बार बनी पहली बार, जिसने तमाम पिंड क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक खोले, स्कूलों की स्थिति ठीक कर रहे हैं। मान साहब की अपनी वहाँ एक इमेज डेवलप हुई है और वहाँ उनके नेता को ही आपने जेल में डाल दिया। एक तो वो नाराज़गी है। दूसरी नाराज़गी ये है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ जो बर्ताव हुआ, वो किसान भूलने को राज़ी नहीं है और उसके लिए बीजेपी के साथ-साथ अकालियों को भी भुगतना पड़ेगा। अकालियों का भी काफ़ी विरोध है। तो बीजेपी के लिए तो उन्होंने बिल्कुल कमर कस ली कि इनको हम गाँव में नहीं घुसने देंगे। अभी आपने देखा होगा कि इकलौते विधायक रिंकू जो थे, वो बीजेपी में शामिल हुए और किस तरह से उनको अपने घर में ही विरोध का सामना करना पड़ा। जब वो वापस पहुँचे, तो वहाँ सड़कों पे किस तरह से उनका विरोध हुआ और विरोध का सामना उनको करना पड़ा। 2 सीटें बीजेपी के पास थी पंजाब से। तो अब पंजाब में 2 सीटें तो बढ़ाना तो भूल जाएँ, 2 सीटें भी वापस तो उनको नहीं मिल रही हैं, जिस तरह का विरोध देखने में आ रहा है। चंडीगढ़ में किरण खेर की टिकट काट दी और आपने नए प्रत्याशी को टिकट दिया, तो चंडीगढ़ भी इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो 3 सीटों का नुकसान वहाँ से। और सबसे बड़ा झटका जो लगने वाला है वो हरियाणा में 10 की 10 सीट इनके पास थी। हरियाणा की स्थिति ये है कि लोग खदेड़ रहे हैं। गाँव में घुसने पे बैन करना, आर्गुमेंट करना अलग बात है, वो पीछा कर रहे हैं और खदेड़ रहे हैं उनको, नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को। तो ये वो प्रदेश हैं जहाँ से तगड़ा झटका लगेगा। महाराष्ट्र की स्थिति तो सबको पता है कि मराठा अस्मिता की जो लड़ाई है वो बड़ी हो गई है उद्धव ठाकरे जी को लेकर के, क्योंकि वहाँ उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने उत्तराधिकारी माना है बाला साहब ठाकरे का, वहाँ के जो मराठा क्षेत्र है उन्होंने, मराठा लोगों ने, तो वहाँ भी इनकी हालत ख़राब है। तो सबसे ज़्यादा जो झटका इनको लगेगा वो है कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। बिहार में तेजस्वी यादव का जो ग्राफ बढ़ रहा है, तो एक बार विजुअल्स देखते चलिए, बीच-बीच में आपको समझ में आएगा तेजस्वी यादव के साथ में किस तरह से पब्लिक उनकी हर रैली में, और वो लगे पड़े हुए हैं। जब से चुनाव अनाउंस हुआ है और जब से उनका खासतौर से गठबंधन जिस समय खत्म हुआ और नीतीश जी छोड़ के गए हैं बीजेपी के साथ, उस समय से जो वहाँ का माहौल है वो बिल्कुल एकदम तेजस्वी के पक्ष में और सड़कों पे लोग उमड़ रहे हैं और वो तेजस्वी छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं। उन्होंने जन विश्वास यात्रा निकाली, उसको बड़ा समर्थन मिला। उसके विजुअल्स भी देखिए। ऐसा करोगे जब तक ये लूट नहीं तो हाथ मलोगे। धोखेबाज हो, वादा करोगे, भूल जाते हो। अब यही है असली चेहरा भाजपा का, यही है। तो ये सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ से इनको बराबर लग रहा था कि तगड़ा झटका लगने वाला है। कम से कम 60 से 70 सीटें यहाँ से ये लूज़ कर रहे हैं। अब पाने के लिए कौन सा था? तो मुझे भी कभी-कभी लगता था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से इनकी कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। अब नहीं, अब तो स्थिति खराब है। उत्तर प्रदेश में भी इनकी सीटें बढ़ने की बजाय घट रही हैं।
वरना तो इनका जाना तय है, इनकी विदाई तय है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।